मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर से अभी रफाल को बाहर करने का फैसला क्यों किया जा रहा है? सिक्रोस्की S-92 इंडियन एयरफोर्स की वीवीआईपी हेलीकॉप्टर बनने के लिए सुइटेबल ऑप्शन क्यों होने वाला है, और क्या सच में रफाल के बदले अभी भारत की तरफ से KF-21 को कंसिडर किया जा रहा है? आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत के सबसे बड़े फाइटर एक्विजिशन प्रोग्राम की तरफ से है, जिसे मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। अभी रिपोर्ट्स के मुताबिक 3.25 लाख करोड़ का एक मेगा डील में 114 रफाल फाइटर को खरीदने की प्लानिंग किया गया है। लेकिन अभी इस डील का सबसे क्रिटिकल पॉइंट एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट बन चुका है, जिसे इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट यानी ICD कहा जाता है। अभी ये ICD क्या होता है ये समझना थोड़ा ज़रूरी है। सिंपल भाषा में बोला जाए तो ये एक डिजिटल इंटरफेस फ्रेमवर्क होता है जो एयरक्राफ्ट के मिशन कंप्यूटर और वेपन सिस्टम के बीच कम्युनिकेशन ब्रिज का काम करता है। मतलब अगर भारत को ICD का एक्सेस मिल जाता है तो हम बिना OEM सपोर्ट के भी इंडिजिनस वेपन सिस्टम को डायरेक्टली एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब पहले फ्रांस की तरफ से रफाल की सोर्स कोड को भारत के साथ शेयर करने के लिए मना किया गया था, और बदले में जब भारत की तरफ से इंडियन वेपन सिस्टम को रफाल में इंटीग्रेट करने के लिए कहा गया था तो फ्रांस की तरफ से इस ICD का प्रपोजल दिया गया था। पहले जो 36 रफाल भारत की तरफ से खरीदे गए थे उनमें हर एक नए वेपन को इंटीग्रेट करने के लिए अभी हमें फ्रांस के ऊपर डिपेंड करना पड़ रहा है। अब हर इंटीग्रेशन में एक्स्ट्रा कॉस्ट, टाइम डिले और नेगोशिएशन का इशू मौजूद होता है, और इसी वजह से अभी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से क्लियर स्टैंस को लिया जा रहा है कि मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की डील में ये डिपेंडेंसी बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अभी डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह के लीडरशिप में ICD को नॉन नेगोशिएबल कंडीशन के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है। मतलब अगर फ्रांस ICD के एक्सेस देने से मना करता है तो भारत पूरी तरीके से रफाल डील से बैकआउट कर सकता है, यानी कि मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में रफाल को रिजेक्ट किया जाने वाला है। स्ट्रेटेजिक लेवल पर इसका इम्पैक्ट बहुत ही बड़ा होने वाला है। अगर भारत को ICD एक्सेस मिल जाता है तो अस्त्र मार्क 1, अस्त्र मार्क 2 और मार्क 3 जैसे इंडिजिनस VVR मिसाइल, रुद्रम जैसे एंटी रेडिएशन मिसाइल और स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन जैसे सिस्टम को भी डायरेक्टली हम रफाल में इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो हम रफाल में कोई भी इंडियन ओरिजिन वेपन को इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, या फिर इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें फ्रांस के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा, क्योंकि ना तो हमें सोर्स कोड एक्सेस मिल रहा है और ना ही हमको सॉफ्टवेयर पैच मिलने वाला है। जिस वजह से अभी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ICD एक्सेस को एक नॉन नेगोशिएबल कंडीशन के रूप में प्रोजेक्ट किया गया है। अगला अपडेट भारत के VVIP हेलीकॉप्टर सेगमेंट में आने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट की तरफ से है। अभी लॉकहीड मार्टिन की तरफ से सिग्नल दिया जा रहा है कि उनका S-92 हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म भारत के फ्यूचर VVIP और हेड ऑफ स्टेट ट्रांसपोर्ट रिक्वायरमेंट के लिए एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो सकता है। देखिए, ऑफिशियली कंपनी की तरफ से किसी स्पेसिफिक डील या नेगोशिएशन को कंफर्म नहीं किया गया, लेकिन उन्होंने क्लियर तरीके से बोला है कि S-92 भारत के लिए एक आइडियल चॉइस होने वाला है। अब अगर S-92 प्लेटफॉर्म को समझने की कोशिश करें तो ये एक हैवी लिफ्ट मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है जिसे सिक्रोस्की की तरफ से डेवलप किया गया है। अभी तक ग्लोबली 300 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर डिलीवर किए जा चुके हैं और 2.6 मिलियन फ्लाइट आवर का ऑपरेशनल फ्लाइट रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ पर खास बात यह कि 13 कंट्री पहले से इस हेलीकॉप्टर को अपने सर्विस में शामिल कर चुके हैं, और खास करके इसको हेड ऑफ स्टेट ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और 2025 में एक और कंट्री की तरफ से भी ऐसे 2 एडिशनल हेलीकॉप्टर के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया था। मतलब ग्लोबल लेवल पर इसका ट्रस्ट और रिलायबिलिटी काफी प्रूव हो चुका है। अब भारत के कॉन्टेक्स्ट में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है मेक इन इंडिया। अभी टाटा सिक्रोस्की एरोस्पेस लिमिटेड यानी TSAL हैदराबाद में S-92 हेलीकॉप्टर के कैबिन स्ट्रक्चर्स को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। इसका मतलब सिंपल है कि दुनिया भर में जितने भी S-92 हेलीकॉप्टर ऑपरेशन है या डिलीवर किए गए हैं उनमें कहीं ना कहीं इंडियन मेड कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये इंडस्ट्रियल लिंकेज भारत के लिए एक बड़ा एडवांटेज क्रिएट करने वाला है, क्योंकि फ्यूचर डील में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन इंटीग्रेशन काफ़ी आसान होने वाला है। ऑपरेशन लेवल पर भी S-92 एक काफ़ी वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म रहा है। ये सिर्फ एक VVIP ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर ही नहीं बल्कि ऑफशोर मिशन, सर्च एंड रेस्क्यू और यूटिलिटी रोल के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका मतलब इस हेलीकॉप्टर को मल्टीपल रोल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे कॉस्ट एफिशिएंसी इंप्रूव होने वाला है। साथ ही लॉकहीड मार्टिन की तरफ से अपने ग्लोबल सपोर्ट नेटवर्क को भी हाईलाइट किया गया, जिसमें एशिया, यूरोप और अमेरिकन जैसे सर्विस सेंटर और 24/7 सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल होने वाली है।
और वीवीआईपी मिशन के लिए ये फैक्टर बहुत ही क्रिटिकल होता है क्योंकि इसमें अवेलेबिलिटी और रिलायबिलिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। अगला अपडेट भारत के मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट टेंडर में आने वाले एक बहुत बड़े इंटरेस्टिंग ट्विस्ट की तरफ से है। अभी रिपोर्ट्स के मुताबिक साउथ कोरिया का KF-21 बोरामी फाइटर जेट अभी क्वाइटली भारत के मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की कंपटीशन में एंटर कर रहा है, जहां इसका कंपैरिजन डसॉल्ट रफाल F4 के साथ किया जा रहा है। देखिए, अभी सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ इंजन इकोसिस्टम बन चुका है। KF-21 में ट्विन जेन इलेक्ट्रिक F414 इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो पहले ही भारत अपनी तेजस मार्क 2 और एमका जैसे प्रोग्राम में करने वाला है। इसका मतलब सिंपल भाषा में ये कि अगर भारत KF-21 को चूज करता है तो ये कॉमन इंजन इकोसिस्टम क्रिएट हो सकता है, जिससे मेंटेनेंस, लॉजिस्टिक और प्रोडक्शन सब कुछ सिंप्लीफाई हो जाएगा, क्योंकि अभी सेम इंजन को भारत 80% TOD के साथ मैन्युफैक्चर करने वाला है। वहीं दूसरी तरफ रफाल में इस्तेमाल होने वाली सफरान M88 इंजन एक स्टैंड अलोन इकोसिस्टम होने वाला है, जिसका मतलब इसके लिए अलग सप्लाई चेन और अलग ही मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ने वाली है। और अभी सोर्स कोड एक्सेस को लेकर भी फ्रांस और भारत के बीच मतभेद होने की बात सामने आई है, जिसके बारे में हम लोग प्रीवियस अपडेट में बात कर रहे थे। तो ऐसे में KF-21 अभी अपनी पोजीशन काफी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर सकता है। अब अगर डिजाइन फिलोसफी के बारे में बात करें तो यहाँ पर दोनों एयरक्राफ्ट बिल्कुल अलग अलग अप्रोच को फॉलो करते हैं। रफाल F4 एक फुली मैच्योर 4.5 जनरेशन प्लेटफॉर्म है जो मल्टीपल कॉम्बैट थिएटर में पहले से ही प्रूव हो चुका है। दूसरी तरफ KF-21 का ब्लॉक 2 वेरिएंट, जो कि वर्तमान भारत को ऑफर किया जा सकता है, ये एक ट्रांजिशनल प्लेटफॉर्म है जिसमें लो ऑब्जर्वेबल फीचर जैसे कि सर्पेंटाइन डक इनटेक और रिड्यूस्ड रडार क्रॉस सेक्शन डिजाइन इंक्लूड किया गया, यानी कि एक सेमी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होने वाला है। लेकिन यहाँ पर कुछ लिमिटेशन भी होने वाले, जैसे कि ये एक बैटल प्रूवन सिस्टम नहीं है और KF-21 अभी प्योर 5th जनरेशन कैपेबिलिटी तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि इसका इंटरनल वेपन स्टेशन इसकी फ्यूचर ब्लॉक 3 वेरिएंट में हमको देखने को मिलने वाला है, जो कि ट्रू 5th जनरेशन फाइटर होने वाला है। यानी कि मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में जिस KF-21 को भारत को ऑफर किया जा रहा है वो टेक्निकली एक 5- जनरेशन का एयरक्राफ्ट होने वाला है, लेकिन फिर भी इसका रडार क्रॉस सेक्शन रफाल की F4 वेरिएंट के मुकाबले बेहतर रहने वाला है। अब परफॉर्मेंस के एंगल से देखा जाए तो रफाल क्लियरली एक प्रूवन सिस्टम है। ये पहले से ही मिट्योर जैसे VVR मिसाइल और स्कैल्प क्रूज मिसाइल जैसे एडवांस वेपन को डिप्लॉय कर सकता है, जो कि इंडियन एयरफोर्स के इन्वेंट्री में पहले से ही मौजूद है। लेकिन भारत का मेन प्रायोरिटी यहाँ पर इंडियन वेपन सिस्टम के इंटीग्रेशन पर ज़्यादा दिख रहा है, तो यहाँ पर KF-21 को फायदा मिल सकता है अगर वो अच्छे टर्म के साथ भारत को ऑफर करते हैं और KF-21 को पहले से ही इंडियन वेपन सिस्टम के साथ कंपैटिबल बनाने की कोशिश करते हैं। और इसी बीच अगर फ्रांस कोई लालची हरकत करता है तो इसका फायदा साउथ कोरिया को मिल सकता है। लेकिन असली गेम यहाँ पर कॉस्ट और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी में चेंज होने वाला है। फ्लाईबैक कॉस्ट की बात करें तो दोनों एयरक्राफ्ट ऑलमोस्ट सिमिलर रेंज में बताए जा रहे हैं, लेकिन लाइफ साइकिल कॉस्ट में KF-21 एडवांटेज ले सकता है, क्योंकि इंजन कॉमन होने की वजह से और लोकल मैन्युफैक्चरिंग से इसका लॉन्ग टर्म कॉस्ट सिग्निफिकेंटली कम हो सकता है। अब ये डिसीजन कंप्लीटली भारत के प्रायोरिटीज के ऊपर डिपेंड करने वाला है। अगर इमीडिएट कॉम्बैट रेडीनेस चाहिए तो रफाल F4 हमारे लिए सेफेस्ट ऑप्शन बनने वाला है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल ग्रोथ और 5th जनरेशन ट्रांजिशन को एक्सलेट करना है तो KF-21 यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के रूप में सामने आ सकता है। अगला अपडेट भारत के मोबिलिटी और स्पेशल ऑपरेशन कैपेबिलिटी में आने वाले एक बहुत ही यूनिक डेवलपमेंट की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ SMB N1200 जैसे एक्सट्रीम ऑफ-रोड व्हीकल को अभी भारत में लोकली मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया जा चुका है, जो कि कन्वेंशनल व्हीकल से बिल्कुल अलग ही कैटेगरी में आने वाला है। अब देखिए, अभी जब भी ऑफ-रोड व्हीकल की बात होती है तो हम डेजर्ट, माउंटेन या स्नो टेरेन के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन सिर्फ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि उन जगहों पर भी ऑपरेट कर सकता है जहां पर नॉर्मल व्हीकल कंप्लीटली फेल हो जाते हैं, चाहे वो डीप स्वाम्प हो जाए, फ्लडेड कंडीशन हो जाए, एक्सट्रीम रॉकी टेरेन हो जाए। इसका सबसे बड़ा हाईलाइट इसका बोट लाइक हल डिजाइन है। यह हल कंप्लीटली वाटर टाइट होता है, जिसकी वजह से ये व्हीकल पानी में फ्लोट करके इजीली मूव कर सकता है। मतलब ये एक ट्रू एम्फीबियस प्लेटफॉर्म होने वाला है जो लैंड और वाटर दोनों कंडीशन में ऑपरेट कर सकता है और इसको ऑपरेट करने के लिए कोई मॉडिफिकेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अब अगर इसकी इंजीनियरिंग डिजाइन को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिस्टम इस्तेमाल किया गया है। इसमें सील्ड चेन ड्राइव मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है, जो हल के अंदर ही ऑयल बाथ में ऑपरेट करता रहता है, जिसका फायदा ये होता है कि मड, वाटर और डस्ट जैसे एक्सटर्नल फैक्टर सिस्टम इसको अफेक्ट नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से हर तरह के खराब टेरेन में चलने के बाद भी खराब नहीं होता है, जो फील्ड ऑपरेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। पावर ट्रेन के मामले में भी ये व्हीकल थोड़ा अलग अप्रोच को फॉलो करता है। इसमें Hyundai की 1.8 लीटर का डीजल इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, जो लगभग 55 हॉर्स पावर और 190 न्यूटन मीटर की टॉर्क को जनरेट करता है। पेपर पर यह नंबर थोड़ा कम लग सकता है, लेकिन
असली पावर इसका टॉर्क मल्टीप्लिकेशन सिस्टम प्रोवाइड करता है। ये इंजन रेनॉ की एक 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ काम करता है, जिसमें एडिशनल गियरिंग के थ्रू इंजन की टॉर्क को 3x तक मल्टीप्लाई किया जा सकता है और इस वजह से ये व्हीकल हैवी ऑब्स्टेकल क्रॉस करने, स्टीप डाइव क्लाइंब करने में और एक्सट्रीम टेरेन में क्रॉल करने में कैपेबल हो जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि सिर्फ स्पीड के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया, बल्कि सर्वाइबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी के लिए इसको डेवलप किया गया। इसका ओवरसाइज लो प्रेशर टायर्स और सिंपल मैकेनिज्म सिस्टम इसे ऑलमोस्ट गो एनीवेयर कैपेबिलिटी दे देते हैं, यानी कि हर तरह की जगह में जा सकता है। ऑपरेशन रोल के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इसका इस्तेमाल बहुत ही वाइड रेंज के मिशन में किया जा सकता है। डिफेंस, लॉजिस्टिक, डिजास्टर रिलीफ, सर्च एंड रेस्क्यू ऐसे ऑपरेशन में इसको आराम से ऑपरेट किया जा सकता है और इसके अलावा ऑयल फील्ड एक्सेस और रिमोट एरिया मोबिलिटी जैसे सिनारियो में ये प्लेटफॉर्म भी गेम चेंजर साबित हो रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।